आज हम आपको पुष्यभूति भूति या वर्धन वंश, पुष्यभूति या वर्धन वंश जिसे गुप्तोत्तर वंश भी कहते हैं। गुप्तोत्तर काल में आपको पुष्यभूति नाम का एक व्यक्ति ने आपको वर्धन वंश यानी कि पुष्यभूति वंश का स्थापना किया और इनकी जो प्रसिद्धि है मुख्य रूप से हुनों के साथ इन्होंने जो युद्ध लड़ा था उसके वजह से ये प्रकाश में आया और इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। उसके बाद प्रभाकर वर्धन इस वंश के महत्वपूर्ण शासक हुए। उनके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। तो राज्यवर्धन जब मालवा युद्ध में आपको विजय प्राप्त करके लौट रहा था राज्यवर्धन, तो राज्यवर्धन की हत्या गौड़ शासक शशांक ने कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि राज्यवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन जो 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और उसके बाद वह शासन प्रारंभ किया। इसी दौर में उन्होंने जालंधर, पंजाब, कश्मीर और उसके बाद आपको वल्लभी, नेपाल आदि क्षेत्रों में अपना साम्राज्य विस्तार किया। उसके बाद इनको बादामी चालुक्य के एक शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें पराजित किया। ताप्ती नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय जो बादामी वंश के बादामी चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। मित्रों, हर्षवर्धन जो एहोल अभिलेख से इसका साक्ष्य मिलता है, एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा आपको हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है। उसके बाद ये हर्षवर्धन एक हिंदू सम्राट के रूप में भी प्रसिद्ध है। इनके दरबार में एक आपको महान कवि बाणभट्ट रहते थे, उन्होंने हर्षचरित का रचना किया। दूसरी बात है कि हर्षवर्धन आपको बौद्ध धर्म के महायान शाखा के भी आपको समर्थक थे। इन्होंने अपना दूत, एक ब्राह्मण दूत को चीन भेजने का काम किया। इन्होंने प्रयाग और आपको कन्नौज में 2 धार्मिक सभाओं का आयोजन करवाया। इसके बाद ये एक नाटककार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं क्योंकि इन्होंने 3 महत्वपूर्ण नाटक नागानंदन, प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक नाटक, इन्होंने रत्नावली, नागानंदन और प्रियदर्शिका नाटक का रचना किया। इनके दरबार में आपको बाणभट्ट जो हर्षचरित के रचयिता थे, मयूर, हरिदत्त और जयसेन नामक कवि रहते थे। ये प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को प्रतिदिन भोजन करवाते थे। तो इनका ये जो आपको नाटक है रत्नावली, नागानंदन और प्रियदर्शिका, ये काफी महत्वपूर्ण है मित्रों, कई बार पूछा गया है। दूसरा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है वो है इन्होंने 643 ईस्वी कन्नौज तथा प्रयाग में विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था और प्रयाग में जो इन्होंने धार्मिक सभा का आयोजन किया था उसे मोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण तथ्य है मित्रों। और इनके दरबार का जो दरबारी कवि था बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित का रचना किया। उसके बाद इनका जो मंत्री परिषद था मंत्री परिषद में अवंती युद्ध और शांति का मंत्री था, सिंहनाद महासेनापति। उसके बाद आपको दीर्घ ध्वज जो राजकीय संदेश वाहक, दीर्घ ध्वज ये महत्वपूर्ण है, राजकीय संदेश वाहक थे। सर्वगत, गुप्तचर को सर्वगत कहा जाता था, गुप्तचर को सर्वगत कहा जाता था। कुंतल, अश्वसेना का प्रमुख को कुंतल कहा जाता था। महाबलाधिकृत ये होते थे आपको सर्वोच्च सेनापति। और उसके बाद महासंधि विग्रह आपको क्या होता था कि युद्ध और शांति का सबसे महान अधिकारी होता था महासंधि विग्रह। उसके बाद मीमांसक, न्यायाधीश को मीमांसक कहा गया। बृहदेश्वर अश्वसेना का अधिकारी को कहा गया मित्रों। उसके बाद भाग, बलि और हिरण्य 3 प्रकार का कर लिया जाता था। भाग क्या था? ये एक भूमि कर था जो आपको वस्तुओं के बदले में पदार्थों के रूप में भी लिया जाता था। और हिरण्य नगद कर के रूप में जो जनता से, आम लोगों से लिया जाता था तो उसको। उसके बाद साधारण सैनिक को चाट एवं भाट कहा गया। इनके दरबार और इनके पास लगभग 60,000 हाथी और 1 लाख घुड़सवार थे। भाग, बलि और हिरण्य ये महत्वपूर्ण कर था, हिरण्य नगद कर था। थैंक यू मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।